अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। सुहेल आफरीदी साहब पे गुस्सा ही बहुत था और कोशिश थी कि कोई उनके खिलाफ ऐसी चीज मिल जाए जिसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई मुमकिन हो सके। तो अब एक मामले के ऊपर उन्हें नोटिस भेज दिया गया है और तलब कर लिया गया है उनको भी और उमर अयूब साहब की अहलिया को भी। क्या मामला बना है और क्या उनका स्टेटमेंट था, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताते हैं कि सुहेल आफरीदी आज पहुंचे हैं अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करने। वहां की क्या सूरत हाल है। IMF की एक धमाका खेज रिपोर्ट सामने आई है जिसने इस हुकूमत की सारी जाली तरक्की का राज भी खोल के रख दिया है और इसके साथ साथ इनके पैरों तले से जमीन भी खींची है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। और फिर अदलिया की भी कुछ बात करेंगे जहां पे कुछ ना कुछ हलचल हो रही है 27वीं तरमीम के बाद, तो उसमें अब लेटेस्ट क्या है। तो काफी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले सुहेल आफरीदी साहब की जी। सुहेल आफरीदी साहब खटक रहे हैं, बुरी तरह खटक रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक भी उन मामलात के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है जिसके लिए उन्हें कहा जा रहा है। तो अब वो मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं कि अपने स्टेटमेंट्स के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू कोशिश कर रहे हैं कि दबाव बढ़ाएं। और आज भी वो अडयाला जेल पहुंच चुके हैं। अपना नाम उनका शामिल था इसमें, लिस्ट में जो आज मुलाकात के लिए दी गई थी। शाहिद खटक और दीगर कैबिनेट मेंबर्स के नाम भी शामिल हैं और आज ये लोग सब वहां पर पहुंचे हुए हैं। नाका बड़ा सख्त लगा हुआ है और उन्हें वहां पर रोक लिया गया है। इम्कान बिल्कुल भी नहीं है कि उनकी मुलाकात होगी। मेरा अंदाजा है कि कोई इम्कान नहीं है, 0% इम्कान है कि उनका कोई किसी की भी मुलाकात हो। तो आज भी वो लोग कुछ देर बैठेंगे, एहतजाज वगैरह करेंगे, फिर निकल जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर इम्कान नहीं है कि कोई भी उनकी मुलाकात हो सके, क्योंकि अगर मुलाकात ही होनी होती तो फिर बहनों के साथ वो कुछ ना होता जो परसों हमने देखा था। बहरहाल सुहेल आफरीदी इस पे काफ़ी नाला है। आज भी पुलिस वालों के साथ तकरार में उन्होंने ये कहा कि बहनें आती हैं, आप उनसे मिलने नहीं देते। तो ये कहा कि आपकी मेहमान नवाजी है, मेरे कैबिनेट मेंबर्स के गिरेबान पे हाथ डाला गया है, इमरान खान की बहनों को बेइज्जत किया गया है, तो ये कैसी मेहमान नवाजी है। तो इसके ऊपर पुलिस वालों ने क्या जवाब देना है, वो तो बस अपने तौर पर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि पुलिस इस वक्त जो है वो बिल्कुल एक ऐसे मुलाजमीन का किरदार अदा कर रही है जो हुक्मरानों के हाथ में खेल रहे हैं। बहरहाल यहाँ से आगे सुहेल आफरीदी के लिए मुश्किलात हैं जी। कल उन्होंने जो उमर अयूब साहब की अहलिया जिस हलके से हरीपुर से इंतखाब लड़ रही हैं, वहाँ पर एक जलसे से खिताब किया और इस जलसे में उन्होंने अपने जो रिटर्निंग ऑफिसर्स वहाँ पे लगाए जा रहे हैं उनको एक वार्निंग दी और कहा कि अगर किसी ने पहले की तरह कोई भी नताइज तब्दील करने की कोशिश की तो उनको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप रात को नताइज तब्दील करेंगे तो आप सुबह नहीं देख सकेंगे और अगर सुबह को करेंगे तो आप शाम नहीं देख सकेंगे। ये याद रखिए कि कोई भी नताइज तब्दील करने की कोशिश ना करे। जो लोगों का मैंडेट हो उसी को सर आंखों पर कबूल किया जाए। तो सुहेल आफरीदी साहब के ये जो रिमार्क्स थे इनको इलेक्शन कमीशन ने बड़ी नापसंदीदगी से देखा और साथ ही उन्होंने कल ही नोटिस लेकर आज इसके ऊपर इजलास भी तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन PTI के खिलाफ जिस तरह से एक पार्टी बना हुआ है, ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। PTI के खिलाफ कोई भी उसको जवाब मिलता है वो फौरी तौर पर उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि एक्टिव हो जाता है बल्कि पूरी कानूनी कार्रवाई उससे बढ़कर करता है जितनी ड्यूली कोई बनती भी हो। तो ये भी इसी किस्म का एक मामला है। आमतौर पर जो लोग इंतखाबी कैंपेन्स चलाते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बहुत से एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात भी लगाते हैं, तो ये सब हम देखते ही हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस ही है हमारे अगर हम सियासी माहौल की बात करें तो उसके अंदर। तो ये सुहेल आफरीदी साहब का जो बयान है उसको इन्होंने बड़ा सीरियस लिया और कहा है कि जी ये धमकी लगाई है और जनाब इससे तो जो वोटर्स हैं उनकी जान को भी खतरा हो गया है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान होंगे उनकी जान को भी खतरा लाहक हो गया है और चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से इस किस्म के जो ख्यालात थे और जो इस किस्म के धमकी आमेज रिमार्क्स थे उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और ये भी उन्होंने साथ मेंशन किया कि उनके साथ एक सजा याफ्ता मफरूर इश्तहारी मुलजिम यानी उमर अयूब साहब भी खड़े हुए थे पहलू में। तो ये भी उनका जुर्म ठहरा कि जनाब वहाँ पे एक मफरूर मुलजिम जो है वो क्यों साथ में खड़ा था। और उन्होंने कहा कि ये अब सारा जो मामला है इससे इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ गया है। तो इस सारी कार्रवाई के दौरान उन्होंने अब बाकायदा तौर पर सुहेल आफरीदी साहब को और उमर अयूब साहब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब साहिबा को दोनों को नोटिस जारी कर दिए हैं और कल 12 बजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तलब किया है और कहा है कि इन पर्सन आप आकर यहाँ पर पेशी पे हाजिर भी हों और अपना जवाब भी दें।
तो बज़ाहिर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, जो इलेक्शन कमीशन की बीट करने वाले रिपोर्टर्स हैं, उनके मुताबिक इस जुर्म में उनको कुछ ना कुछ कार्रवाई जो है उनके खिलाफ की जा सकती है। और क्योंकि हम हमेशा ही देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चाहे वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का मामला हो, चाहे वो धांधली की बात हो, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की बात हो। इमरान खान साहब ने उसके बाद जितने ये इलेक्शंस करवाने का इंदिया दिया, 2-3 मरतबा इलेक्शंस बेचारे करा चुके हैं, लेकिन कोई उनके इलेक्शंस जो है वो कबूल नहीं कर रहा अभी तक। इलेक्शन कमीशन अभी तक उनको बैट का सिंबल नहीं वापस मिला। तो तमाम तर जो मसाइल हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ पीटीआई के नजर आते हैं और उन्हीं के खिलाफ वो एक्शन भी करता है, उन्हीं के खिलाफ कार्रवाइयां भी करता है। तो अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसकी बी टीम है। तो बहरहाल अब ये जो मामला है, देखते हैं इसको, इसमें क्या मैक्सिमम ये कहाँ तक लेके जाते हैं, क्या कोई जुर्माना वगैरह दिया जाएगा या कुछ और इसके नतीजे में करने की कोशिश की जाएगी, क्या सुहेल आफरीदी साहब को नाअहल कराने की तरफ मामला जाएगा। ये बहुत से अहम सवालात हैं जो कल की प्रोसीडिंग के बाद हमें कुछ ना कुछ इसकी डायरेक्शन नजर आएगी। लेकिन बहरहाल अभी तो उन्होंने एक मुश्किल उनके लिए खड़ी कर दी है। साथ ही साथ उन्होंने हरीपुर के इलेक्शन के लिए पाक फौज को तलब करने का फैसला भी किया है। और एक जानिब जहां हरीपुर में ज़मीनी इंतखाब के लिए ये सब एक पूरा बात का बतंगड़ बनाया इलेक्शन कमीशन ने, तो वहीं लाहौर में उन्होंने कैसे आंखें बंद की हुई हैं उसके भी एक मिसाल सामने है। लाहौर में आपको पता है कि मियां अजहर साहब का जो हल्का था, हमाद अजहर साहब के वालिद, उनका इंतकाल जब हो गया तो उसके ऊपर ज़मीनी इलेक्शन होना था। अब वहां पर सूरत हाल ये है कि जो PMLN के उम्मीदवार हैं वो बेसिकली लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं, वो खुद चेयरमैन हैं और वो PMLN की तरफ से उम्मीदवार हैं। और वहां पर उस हलके में जो इन्होंने सारा स्टाफ लगाया है, प्रिजाइडिंग अफसर जो लगाए हैं, वो सारे लेस्को के मेंबरान लगा दिए हैं। तो इसके ऊपर जो है अब सब मुंह देख रहे हैं कि यानी एक बंदा जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन है, उसी का मातहत अमला अगर आपने प्रिजाइडिंग अफसर लगा दिया है तो फिर आप अंदाजा लगा लिए कि कितने शफाफ इंतखाबात कराने का प्लान है। इसके ऊपर जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल आंखें बंद किए हुए हैं, उनको कुछ नजर नहीं आता, इसके ऊपर वो कोई जवाब नहीं देंगे। दूसरी तरफ आप DG खान में चले जाएं, वहां पे वुज़रा जो हैं वो कैंपेन्स चला रहे हैं, इसके ऊपर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर PTI की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ कोई थोड़ी सी बात भी की जाएगी, कोई 19-20 भी उनसे हो जाएगा, तो लाजमी तौर पर इलेक्शन कमीशन हरकत में आएगा। आप जरूर करें PTI के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन फिर उतनी ही आपकी जो एक्टिविटी है, उतना ही एक्टिविज्म जो है आपका, वो दूसरी जमातों के खिलाफ भी नजर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया हुआ है और उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जाती है। तो सुहेल आफरीदी साहब के खिलाफ जी ये एक और केस इन्होंने बना के तैयार कर दिया है। लेट्स सी इसके ऊपर क्या होता है। दूसरी जानिब जो 27वीं तरमीम है उसके ऊपर भी बड़ी ज़ोरदार किस्म की जो खबरें हैं वो आ रही हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस वो अभी तक पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो समझते हैं कि आईन और कानून की लड़ाई उन्हें लड़नी है। तो इसके लिए आज उन्होंने एक पिटिशन दायर करने की कोशिश की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कहा कि जी ये जो 27वीं तरमीम है इसके अंदर उन्होंने बहुत सी चीज़ें मेंशन की कि ये पार्लियामेंट को इख्तियार नहीं है कि वो इनका पूरा ढांचा तब्दील कर दें। ये भी उन्होंने कहा कि इसके तहत जो ये तकर्री हो रही है जजेस की और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिन जजेस के खिलाफ कार्रवाई करने का प्लान कर रहा है, ये सब चीज़ों के ऊपर स्टे भी दिया जाए। तो इस तरह की इन्होंने इस्तदा की हुई थी। लेकिन इन 4 जजेस जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब हैं, जस्टिस एजाज इसहाक साहब हैं और जस्टिस समर रिफत साहिबा हैं, इन चारों मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की ये जो पिटिशन थी सुप्रीम कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार का कहना था कि ये उनके दायरा इख्तियार में नहीं आता एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब आईनी अदालत चूंकि अलग बन चुकी है तो ये आईनी मामला है, तो वो तो इसको टेकअप ही नहीं करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में तो आप सिर्फ तलाक का मुकदमा लेके जा सकते हैं, ज़मीन के कब्जे का मुकदमा लेके जा सकते हैं, या आप घर के कब्जे का मुकदमा लेके जा सकते हैं। तो अब आप इन किस्म के जो मुकदमात हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आईनी मामलात के लिए आपको आईनी अदालत जाना होगा। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 4 जजेस जो हैं वो आईनी अदालत जाएंगे तो वहाँ इन्हें कोई इंसाफ मिल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि आईनी अदालत भी ये कह के इस पिटिशन को लेने से इनकार कर सकती है कि जनाब इस तरमीम में एक तरमीम ये भी कर दी गई है कि कोई भी आईनी तरमीम जो है किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो लिहाजा वो कहेगी ये तो हमारे भी दायरे इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि तरमीम तो ये भी हो चुकी है जो कि अब कानून का हिस्सा बन के आइन का हिस्सा बन चुकी है कि जनाब आप किसी आइनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज ही नहीं कर सकते। तो लिहाजा आप 27वीं तरमीम को जब कहीं चैलेंज ही नहीं कर सकते तो वो आइनी अदालत क्या हो या सुप्रीम कोर्ट क्या हो, कहीं पे भी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये पिटिशन उन्होंने कोशिश तो की है तैयार करके इसको फाइल करने की, लेकिन इसकी मुझे कोई दादरसी होती नजर
नहीं आ रही। वैसे भी इन बेचारों की पहले भी जो पिटिशंस थी, चाहे इन्होंने 6 जजेस उस वक्त जो थे तो उन्होंने जो ख़त लिखा, उसके बाद जो इन्होंने ये जो सीनियरिटी वाला मामला था उसके ऊपर चैलेंज किया, तो ये इनको क्या इंसाफ मिल गया जो अब इसके ऊपर मिलेगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी सी कोशिश ज़रूर की है। दूसरी तरफ वकला ने थर्सडे का जो एक प्लान रखा था कि एहतजाज किया जाएगा, उसके तहत लाहौर में आज रैली निकाली है। अच्छी तादाद थी वकला की और इन्होंने यहाँ पर आज काफ़ी एहतजाज वगैरह किया, नारेबाजी की है। तो ये अपना जो एक सिलसिला है वो शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी से मोमेंटम को बनाया जा सके। लेकिन जब तक इनके साथ कुछ बड़े फेसेस शामिल नहीं होंगे, मुझे लगता है कि इनका ये मोमेंटम शायद उतना डेवलप ना हो सके। बड़े फेसेस में ये जजेस भी हो सकते हैं जो कि रिज़ाइन कर गए हैं, बड़े फेसेस में आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी हो सकते हैं जो इस मूवमेंट का हिस्सा बन जाएं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान हो सकती है। तो आपको कुछ ना कुछ इनको एक सपोर्ट जरूर साथ चाहिए। उसकी वजह ये है कि वकला इस वक्त अपने तौर पर सब यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि हुकूमती जो वकला हैं ज़ाहिर है वो इनकी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इस सूरत में इनको मज़ीद स्ट्रेंथ उसी वक्त मिलेगी जब इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई कवर मिलेगा या कोई इनको इस तरह का बड़ा फेस मिलेगा जो कि इनके बिहाफ के ऊपर मामलात को आगे लेकर चल सके, लीड कर सके। तो अब देखना यह है कि जो जजेस रिज़ाइन कर गए हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ऐसी मूवमेंट लीड करने की तरफ कोई ख्वाहिश नज़र आती है या नहीं, कोई उनकी एफर्ट नज़र आती है या नहीं। उसके अलावा फ़िलहाल ये अगर कुछ दिन करेंगे भी एहतजाज तो मालूम नहीं कि उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट होगा भी कि नहीं। एहतजाज वैसे आज पेशावर में भी हुआ है और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया है। और ये एहतजाज बेसिकली PTM के जो 2 मेंबर्स लापता हुए थे अमन जरगे के बाद, उन लापता मेंबर्स की बाजियाबी के लिए ये एहतजाज हुआ है। एक तो इसमें पॉजिटिव बात यह है कि कम से कम आप खैबर पख्तूनख्वा में अगर हैं तो आप कोई एहतजाज तो कम से कम कर सकते हैं, वरना कहीं और तो मुल्क में आप एहतजाज नहीं कर सकते। तो बड़ी तादाद थी आज स्टूडेंट्स की जो बाहर निकले और उन्होंने एहतजाज किया। एक तो ये पॉजिटिव बात इसमें। दूसरी बात ये है कि सुहेल आफरीदी इस मामले के ऊपर ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि वो इस मामले पे किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उन्होंने ये तक कहा, ये वार्निंग्स दी हैं इदारों को कि आप अगर जरगे से लोग इस तरीके से लापता करेंगे तो ये तो हमारे जो एक रिवायात है, पश्तून रिवायात है, पश्तून रिवायात के तहत तो दुश्मन भी जरगे में अगर आ जाए तो आप उसको मुकम्मल सिक्योरिटी देते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई अमन जरगे में आ रहा है और आप उसको वापसी पे अगवा कर लें। तो ये तो उनकी जो मेहमानदारी है, जो उनकी यानी ये हुकूमत इसकी जो थी वो मेज़बान थी, तो उनकी मेज़बानी के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। आइंदा तो कोई जरगे में आएगा ही नहीं अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। तो उन्होंने सुहेल आफरीदी ने इसके ऊपर बिल्कुल सख्त मैसेज तो दिया था, लेकिन उसके बाद फ़िलहाल तक कोई कार्रवाई बहरहाल उस पर नहीं हुई और ना दोबारा उन्होंने इस बारे में कोई अपडेट दिए कि जी उस बारे में उन्होंने किससे पूछा, क्या रिपोर्ट मंगवाई, क्या पता चला। तो अभी तक ये दोनों हजरात जो हैं ये बाजियाब भी नहीं हुए और इनके खिलाफ जो है वो आवाज़ भी मीडिया में उठाई जा रही है और साथ साथ स्टूडेंट्स ने आज बाकायदा एहतजाज भी किया है। इसके अलावा जो अहम आज का मामला है वो IMF की एक रिपोर्ट है जो कि आई है और IMF की जो रिपोर्ट है इस हुकूमत के कारकर्दगी का जो ये एक पूरा बलून इन्होंने बनाया हुआ था कि जी हम बड़े कोई मईशत को बिल्कुल आसमान पर ले गए हैं और बड़ी हमने कोई ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, तो उसका उन्होंने एक आईना ज़रूर दिखाया और उस पूरे गुब्बारे में से हवा भी निकाल दी है। क्योंकि IMF की रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जो है वो तकरीबन 5 ट्रिलियन की जो है वो आपके करप्शन की नज़र हुए हैं और करप्शन जो है वो रिपोर्ट हुई है 5 ट्रिलियन की। और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि GDP के 6.2% के करीब जो है आपका सारा पैसा वो करप्शन की नज़र हो रहा है। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें और मेंशन की हैं वो 3-4 चीज़ों पे उनका बड़ा एम्फसाइज है। एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करनी थी उससे लग ऐसा रहा है कि उल्टा आपका जो अदालती निज़ाम है वो कमज़ोर हो चुका है। तो ये जो आप तरमीमें लेके आ रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ हम लोग शोर नहीं मचा रहे बल्कि इंटरनेशनली भी इसको रिकग्नाइज इसी तरह से किया जा रहा है कि बेसिकली आपने एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल कर दिया जुडिशरी के ऊपर। और उन्होंने ये बात मेंशन की है कि अगर आपने इस तरह से कंट्रोल किया जुडिशरी को तो इससे तो जो आपकी आज़ाद अदलिया है उसकी आज़ादी मुतासिर हो जाएगी और कोई इसको ट्रस्ट नहीं कर सकता ऐसे सिस्टम को कि जहाँ पर इतना ज़्यादा कंट्रोल होगा एलीट पावर का जुडिशरी के ऊपर। दूसरा उन्होंने कहा है कि जो आपने ये पूरा सिस्टम बना दिया और जो इसमें करप्शन की इंडिकेशन हुई है, उन्होंने कहा है कि इस सब ने जो फ़ायदा दिया है वो आपकी सारी जो एलीट पावर है उसको फ़ायदा दिया है। ये आपने ऐसा इस्तेहसाली निज़ाम बना दिया है मुल्क में मईशत का कि जहाँ पर सिर्फ जो एलीट क्लास है उसी का फ़ायदा हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप ये सिर्फ और सिर्फ लंबा चौड़ा छोड़ें, सिर्फ आप ये जो गन्ने का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है,
اس کے اوپر دیکھ لیں کہ جو کسان ہے بیچارہ اس کو آپ 2021 والا ریٹ دے رہے ہیں اور کرشنگ سیزن آپ شروع نہیں کر رہے ہیں تاکہ وہ شارٹیج ہو مارکیٹ میں، پرائس اوپر چلے جائیں، اور اس وقت 220 جو ہے وہ پر کے جی آلموسٹ چینی کی پرائس جو ہے وہ مختلف جگہوں سے رپورٹ ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ دیکھ لیں کہ پیسہ کدھر جا رہا ہے. اربوں روپے پیسے بنائے گئے ہیں جو کہ آپ کے شوگر ملز مالکان کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ کون ہے؟ یہ آپ کے آدھے پارلیمنٹیرینز ہیں اور باقی جو ہیں وہ بھی اسی طرح ایلیٹ کلاس سے ہی تعلق رکھتے ہیں. تو انہوں نے اسی کی طرف مینشن کیا ہے کہ جو آپ نے ایک اسٹرکچر بنایا ہے وہ صرف ایلیٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، اسی کو مزید پاورفل بنا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس چیز کو بھی کہا ہے کہ آپ کا جو احتسابی نظام ہے وہ بالکل فارغ ہو چکا ہے. آپ نے جو احتساب کرنا تھا کرپشن کے حوالے سے، اکاؤنٹیبلٹی کو یقینی بنانا تھا، وہ نہیں ہو سکا ہے، جس کی وجہ سے یہ چیزیں رکنے کی بجائے ان میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے SIFC کی کارکردگی پر بھی سوالیہ نشان لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جناب اس کے تحت جو آپ نے چیزیں کرنی تھی وہ بھی نہیں کی گئیں، اور اس طریقے سے یہ جو آپ کا سارا معاشی ماڈل ہے وہ اس وقت ناکام جا رہا ہے. تو یہ آپ کی کارکردگی ہے جو IMF نے آج دکھائی ہے. اور یہ جو وزراء آ کے اتنا زوردار انداز سے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی ہم نے معیشت کو سٹیبل کر دیا ہے، اور جی ہم نے بڑا پتہ تو ہم جیسے عام بندوں کو ہے کہ آپ نے معیشت کو کیا سٹیبل کیا، کیونکہ جو ہماری معیشت ہے، جو عام آدمی کی معیشت ہے وہ تو تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں، بازار مارکیٹ میں جا کے پوچھ لیں، آپ کو وہ بتا دے گا کہ کیا اس وقت معیشت کی صورتحال ہے. تو صرف یہی نہیں ہے کہ مائکرو سطح پر جو ہے وہ آپ کی معیشت کا یہ حال ہے کہ عام آدمی ہر بندہ رو رہا ہے، بلکہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میکرو سطح پر ہم نے بڑی اس کو امپروو کر لیا ہے، ابھی اس کو ہم نے نیچے تک لے کے آنا ہے. تو میکرو پہ بھی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو IMF بتا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے مرضی آپ اعداد و شمار دیکھ لیں وہ آپ کو یہی انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے معیشت کا بھٹا بٹھا دیا ہے. تو یہ IMF کی جو رپورٹ ہے اس کے اوپر ہونا تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن کم از کم میرا خیال ہے کہ یہ ان کے لیے کافی ہے. اگر تھوڑی سی شرم آپ میں ہو تو یہ کافی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ کی کارکردگی ہے کیا. آپ صرف اور صرف اپوزیشن کو ذلیل کرنے، ان کو دیوار سے لگانے میں لگے ہوئے ہیں. آپ صرف جو ہے عدالتی نظام پہ کنٹرول حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آپ صرف اپنے آپ کو استثنا دینے اور اپنے جو فائدے ہیں، اپنا جو اقتدار ہے اس کو طول دینے میں لگے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف جو ہے آپ کے ملک کا، آپ کی اکانومی کا، آپ کے عام لوگوں کا کیا حال ہے وہ یہ سب کچھ خود بخود عیاں کر رہا ہے. تو یہ جی اس وقت کی اہم خبریں ہیں. باقی جو آگے ڈیٹیلز ہیں مزید وہ آپ کو اگلے ولاگ میں بتائیں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.